स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। भारतीय सेना अपने काफिले का कायाकल्प करने जा रही है। उसके काफिले में शामिल बाइक्स, कार और बसों का नया रूप जल्द ही देखने को मिलेगा। सेना जिस अवतार को अपनाने जा रही है, उसके जरिए वो प्रदूषण पर प्रहार करने की तैयारी में है। उसका ये अवतार इलेक्ट्रिक होगा, जिसकी मदद से वो अब प्रदूषण के खिलाफ जंग में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को हथियार की तरह इस्तेमाल करेगी। सेना के काफिले का बदलेगा चेहरा। ग्राउंड पर होगा अब सेना का नया कारवा। अब सेना में होगी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की एंट्री। प्रदूषण के खिलाफ जंग में सेना का मास्टर प्लान। देश में बढ़ते इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चलन को अब सेना भी अपनाने को तैयार हो रही है। जल्द ही उसके बेड़े में, जिसका इस्तेमाल ग्राउंड ट्रांसपोर्ट के लिए किया जाता है, इसमें नई गाड़ियां शामिल होने वाली है। ये गाड़ियां सेना की नई पहचान तो होंगी, साथ ही प्रदूषण के खिलाफ जंग में बड़ा हथियार बनेंगी। असल में सेना अब अपने बेड़े में इलेक्ट्रिक व्हीकल को शामिल करने की तैयारियां कर रही है। इसके तहत आने वाले वक्त में वो इलेक्ट्रिक व्हीकल को खरीदेगी, जिसमें बड़ी गाड़ियों के साथ ही छोटी गाड़ियों का इस्तेमाल सेना के अधिकारी कर्मचारी करेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल की खरीद को लेकर जो तैयारी है, उसमें कहा जा रहा है कि भारतीय सेना इलेक्ट्रिक वाहनों में 38% बसें, 25% कारें और 48% मोटरसाइकिलें इस्तेमाल करने की योजना बना रही है। सेना की ओर से जल्द ही 60 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए टेंडर जारी होने वाला है। इनकी चार्जिंग के लिए 24 फास्ट चार्जर भी खरीदे गए। इलेक्ट्रिकल व्हीकल या तो सोलर पावर पर चलेंगे या जनरेटर के पावर से भी चार्ज किए जा सकेंगे। उस वक्त फौज इनको अपने उन इलाकों में भी इंट्रोड्यूस करेगी जहां आज के दिन उनका इस्तेमाल होना मुमकिन नहीं है। सेना की इस पहल से न सिर्फ प्रदूषण कम होगा, बल्कि फ्यूल पर होने वाला खर्च भी बचेगा। सभी इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद राजधानी दिल्ली से की जाएगी। भारतीय सेना में अब सिविल हायर ट्रांसपोर्ट के तौर पर इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल शुरू हो गया है। दिल्ली कैंट में चार्जिंग स्टेशन बनाए गए ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज किया जा सके। फिलहाल दिल्ली कैंट में लगे इन चार्जिंग स्टेशन का इस्तेमाल आम लोग कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार सेना के कार्यालयों के साथ ही आवासीय परिसरों में ऑन बोर्ड चार्जिंग के लिए चार्जिंग प्वाइंट स्थापित किए गए। इन स्टेशनों में पर्याप्त क्षमता वाले इलेक्ट्रिक केबल और ट्रांसफार्मर की व्यवस्था की गई है। सेना का लक्ष्य कार्बन उत्सर्जन को कम करने का है। अलग अलग फेस में सौर ऊर्जा से चलने वाले चार्जिंग स्टेशन लगाने की योजना भी शामिल है। आज के कॉम्पिटिटिव जमाने में बड़े कस्टमर के लिए कस्टमाइज्ड व्हीकल भी, यानी सेना अगर बड़े लेवल पे ई व्हीकल्स आगे चल के एक्वायर करती है तो सेना की सूटेबिलिटी के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से, नीड के हिसाब से, मेरे हिसाब से डेफिनेटली ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर उस हिसाब से व्हीकल बनाएंगे और उस हिसाब से उनको कस्टमाइज किया जाएगा। आज के कॉम्पिटिटिव जमाने में तो कोई भी बहुत बड़ा कस्टमर अगर किसी मैन्युफैक्चरर के पास जाता है तो जाहिर सी बात है उसकी बात सुनी जाती है और उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीजें डिजाइन की जाती है। सेना तो फिर एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल बॉडी है और सेना का इतना बड़ा साइज है कि बहुत बड़ा कस्टमर बन सकती है। तो जाहिर सी बात है मैन्युफैक्चरर्स उनकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से व्हीकल बनाने के लिए मुझे लगता है तैयार होंगे। दरअसल अप्रैल 2022 में सेना ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सामने इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शनी में ऑटो सेक्टर की कई दिग्गज कंपनियों की गाड़ियां शामिल थी। दुनिया के कई देशों की सेनाएं ईवी या हाइब्रिड मॉडल के वाहनों को ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल कर रही है। साथ ही कुछ देश लिथियम बैटरी या हाइड्रोजन से चलने वाले टैंक का निर्माण करने की दिशा में भी काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
ये तो सेना के वो हथियार समझिए जो वो प्रदूषण के खिलाफ जंग में इस्तेमाल करने की बात कर रही है, लेकिन अब सेना के असली हथियारों की अगर बात करें तो भारत ने रक्षा क्षेत्र में नया मुकाम हासिल कर लिया है। परमाणु क्षमता से लैस पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत से बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। भारत ने रक्षा क्षेत्र में एक और शानदार कामयाबी हासिल की है। आईएनएस अरिहंत से सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कामयाब रहा है। परमाणु क्षमता से लैस पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण करके भारत ने साबित कर दिया है कि नौसेना ने दुश्मनों को किसी भी सीमा तक मुंहतोड़ जवाब देने की बेजोड़ क्षमता हासिल कर ली है। इस मिसाइल का परीक्षण बंगाल की खाड़ी में तय सीमा तक किया गया है। आईएनएस अरिहंत से दागे जाने के बाद मिसाइल का निशाना सटीक रहा। मिसाइल ने सभी पैरामीटर को पूरा करते हुए लक्ष्य पर सटीक निशाना साधा। पनडुब्बी से मिसाइल परीक्षण ने अपने सभी परिचालन और तकनीकी मानकों को पूरा किया। परीक्षण के बाद इस हथियार प्रणाली के सभी मानकों पर मुहर लग गई है। ये भारतीय परमाणु प्रतिरोधक क्षमता का बेजोड़ नमूना है। इस परीक्षण से एक बार फिर इस बात की तस्दीक हो गई है कि स्वदेशी आईएनएस अरिहंत पनडुब्बी हर तरह से दुश्मन का मुकाबला करने को तैयार है। बैलिस्टिक मिसाइल से लैस होकर ये पनडुब्बियां जल क्षेत्र से चीन और पाकिस्तान को निशाना बना सकती हैं। आईएनएस अरिहंत की खासियत एटमी हथियारों से लैस आईएनएस अरिहंत भारतीय नौसेना के लिए सामरिक तौर पर काफी अहम है। इसे 2016 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। ये पनडुब्बी परमाणु ऊर्जा से चलती है, लंबे समय तक गहरे पानी में रह सकती है। आईएनएस अरिहंत में 750 किलोमीटर और 3500 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता वाली मिसाइल है। ये समुद्र के किसी भी कोने से दुश्मन देश के किसी भी शहर पर हमला कर सकती है। इसके जरिए समुद्र, सतह और आसमान के रास्ते एटमी हमला किया जा सकता है। ये दुश्मन को चकमा दे सकती है और उसकी मौजूदगी का आसानी से पता नहीं लगाया जा सकता। मौजूदा हालात में आईएनएस अरिहंत और इस जैसी स्वदेशी पनडुब्बियां और जंगी जहाजों को शानदार मिसाइल क्षमता से लैस करना बेहद जरूरी है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि चीन और पाकिस्तान बड़े पैमाने पर एटमी हथियार तैनात करने की नीति पर चल रहे हैं। हालांकि भारत अपने एटमी हथियारों को पहले इस्तेमाल नहीं करने की नीति पर कायम है, लेकिन जिस तरह चीन हिंद महासागर क्षेत्र में एटमी पनडुब्बियों की तैनाती बढ़ा रहा है, उसे देखते हुए भारत की ओर से भी जवाबी तैयारी जरूरी है। आईएनएस अरिहंत से SLBM का सफल परीक्षण इस दिशा में एक बड़ा कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो सिर्फ मिसाइल ही नहीं, हिंदुस्तान हथियारों के मामले में अब एक से बढ़कर एक हथियार बनाने में जुटा हुआ है और इसके जरिए जहां वो आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं दुनिया में अपने लिए संभावनाओं के नए दरवाजे भी खोल रहा है। और इसका एक तीसरा पहलू चीन और पाकिस्तान को सबक देना भी है, ताकि वो भारत को हल्के में लेने की कोशिश बिल्कुल भी ना करे। और ऐसा ही एक हथियार है इलेक्ट्रिक रेल गन। आप भी देखिए इसकी क्या है खूबियां। हवा, जमीन या हुआ आसमान, हर जगह खतरनाक होगा अंजाम। बस एक ही बार में हथियार का होगा काम तमाम। तोप और बारूद की गूंज को मिलने वाला है विराम। बिजली की रफ्तार से मिलेगा दुश्मन की हर चाल पर मुंह तोड़ जवाब। हिंदुस्तान अपने हथियार के बेड़ों में एक से एक हथियार शामिल कर रहा है। इन हथियारों की धमक उसे न केवल आत्मनिर्भर बना रही है,
बल्कि दुनिया में उसकी नई पहचान भी बना रही है। और इसी की बदौलत न केवल उसके हथियारों की रेंज बढ़ रही है, बल्कि उसे और भी ज्यादा घातक बना रही है। ये हथियार न केवल आज की जरूरत के लिहाज से, बल्कि भविष्य की चुनौतियों के लिहाज से भी तैयार किए जा रहे हैं। और इसमें बड़ी भूमिका निभा रहा है डीआरडीओ यानी रक्षा अनुसंधान विकास संगठन। और अब डीआरडीओ ऐसे ही एक हथियार पर काम कर रहा है जो न हिंदुस्तान की जंगी ताकत को बढ़ाएगा, बल्कि उसे हिंदुस्तान में वो मुकाम दिलाएगा जहां अभी केवल चुनिंदा देशों ने पहुंचने की सोची है। यह हथियार है इलेक्ट्रिक रेल गन, जिसकी मारक क्षमता 200 किलोमीटर बताई जा रही है। जाहिर है इसमें बारूदी विस्फोटक की जरूरत नहीं होगी। माना जा रहा है कि यह हथियार हिंदुस्तानी सेना के बेड़े में ऐसी क्रांति लाएगा कि तोपों की जरूरत कम हो जाएगी। वैसे भी तोपों की मारक क्षमता 50 से 60 किलोमीटर होती है। ऐसे में बिना बारूद के इस इलेक्ट्रिक गन से हिंदुस्तान की सेना 200 किलोमीटर तक इसका इस्तेमाल कर सकेगी। साफ है कि इस इलेक्ट्रिक गन के जरिए बॉर्डर से काफी दूर बैठकर भी इसका इस्तेमाल दुश्मनों पर किया जा सकता है। इसकी रेंज में पारंपरिक और अत्याधुनिक दोनों तरह के हथियार आ सकते हैं। ये एक तरफ जहां पर जमीन पर मौजूद ठिकानों को नष्ट कर सकता है, तो वहीं दूसरी ओर दुश्मनों के मिसाइल हमलों को भी रोक सकता है। समुद्र में ये युद्धपोत को निशाना बना सकता है, तो आकाश में दुश्मन के हवाई जहाजों को नष्ट नाबूद कर सकता है। मतलब आज की तारीख में जंग के लिए जिन कामों के लिए छोटी मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है, भविष्य में इन कामों के लिए इलेक्ट्रिक रेलगन वो काम करेगी। अब आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कि आखिर ये इलेक्ट्रिक रेलगन काम कैसे करेगा। पहली बात यह कि इलेक्ट्रिक रेलगन पारंपरिक हथियारों से काफी अलग होगा। इसमें बारूद का इस्तेमाल नहीं होगा। बारूद की जगह इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। इस सिस्टम में इलेक्ट्रिक करंट से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है, जिसके कारण रेलगन में लगा हुआ गोला ध्वनि की रफ्तार से भी 6 से 7 गुना ज्यादा तेजी से बाहर की ओर निकलता है, जो दुश्मनों पर कहर बनकर टूटता है। फिलहाल इस हथियार पर भारत समेत अमेरिका, रूस और चीन काम कर रहे हैं। अमेरिका के अलावा भारत दूसरा देश है जो इसका परीक्षण भी कर चुका है। जंग में इसके इस्तेमाल और इसकी सुविधा को देखते हुए इसमें जरूरी बदलाव पर काम किया जा रहा है। साथ ही इसे और भी मॉडिफाइड करने की जरूरत लगातार की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हथियारों की जब बात ही निकल चली है, तो फिर एक और हथियार की बात कर लेते हैं। हालांकि ये हिंदुस्तान का सीक्रेट वेपन है, जिसे लेकर अभी बहुत सी जानकारियां सामने आना बाकी है। लेकिन इस हथियार की खूबी ये है कि ये जमीन, हवा और समंदर में मौजूद दुश्मन के बड़े से बड़े हथियारों को कबाड़ में बनाने की ताकत रखता है। चीन के स्टिल्थ फाइटर जेट को स्वाहा करेगा अदृश्य तिरंगों वाला ब्रह्मास्त्र। दुश्मन के कम्युनिकेशन सिस्टम को तबाह कर देगा हिंदुस्तान का सीक्रेट हथियार काली, जो आंखों से नहीं दिखेगा लेकिन दुश्मन खेमे में जबरदस्त तबाही मचा देगा। चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के नापाक इरादों पर टूटेगा काली का कहर। काली भारत का एक महाशक्तिशाली रक्षक हथियार है। काली का मतलब है किलो एम्पायर लाइनर इंजेक्टर। काली ऐसा डेडली वेपन हथियार है जो दुश्मन की फौज को जंग से पहले ही पंगु बना देगा। दुश्मन के सभी टैंक, लड़ाकू विमान, नौसैनिक जहाज और मिसाइलें खुद ब खुद आग के गोले में बदलकर खाक हो जाएंगे। जिस तरह से दुनिया को लेजर की ताकत का एहसास होता जा रहा है, उतनी ही तेजी से इसके डेवलपमेंट का काम भी बढ़ रहा है। भारत की इस मामले में दुनिया के किसी भी देश से पीछे नहीं। काली आने वाले वक्त में देश की सुरक्षा में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। ये उस फ्यूचर युद्ध की तैयारी है जिसमें न गोली होगी न बम होगा, बावजूद इसके दुश्मन बेदम होगा। हिंदुस्तान के दुश्मनों को अब पंगा महंगा पड़ने वाला है। तैयार होने वाले हैं सबसे विध्वंसक, सबसे पावरफुल, बेजोड़ हथियार, जिसे रोक पाना किसी के बस की बात नहीं होगी। भारत का शक्तिशाली हथियार काली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का तूफान पैदा करने वाला हथियार है, जो सेकंड्स के अंदर भारी मात्रा में तरंगों की बौछार करता है, जिससे ये अपने संपर्क में आने वाले किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को ठप कर देते हैं। लड़ाकू विमान, टैंक, मिसाइल, ड्रोन और सैटेलाइट्स में कई तरह के सर्किट और इलेक्ट्रॉनिक चिप होते हैं, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के प्रहार की वजह से काम करना बंद कर देते हैं।
काली से मिसाइल, फाइटर प्लेन और ड्रोन के अलावा अंतरिक्ष में घूम रही सैटेलाइट को भी मारकर गिराने की क्षमता है, जो काली को सबसे विध्वंसक हथियार बनाता है। काली के शुरुआती संस्करण में प्रति नैनो सेकेंड 1 गीगाबाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का प्रहार होता है। अब काली के लेटेस्ट प्रारूप से 100 मिलीसेकेंड्स में 40 गीगावाट तक ऊर्जा तरंगे निकालती हैं, जो कि दुश्मन के बड़े से बड़े और अत्याधुनिक हथियारों को पल भर में तबाह कर सकती है। काली की इसी मारक क्षमता की वजह से दुश्मन के मॉडर्न से मॉडर्न हथियार पल भर में कबाड़ का ढेर बन जाते हैं। काली की ताकत को आप ऐसे समझ सकते हैं कि काली के प्रहार से दुश्मन देश का सैटेलाइट से कनेक्शन टूट जाएगा, जिसकी वजह से सीमा पर चौकसी कर रही दुश्मन सेना आपस में एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। ऐसे में न तो दुश्मन देश किसी फैसले की जानकारी अपने सुरक्षा बलों तक पहुंचा सकेगा और न ही उनका कोई इमरजेंसी संदेश ही आ सकेगा। ये चीन और पाकिस्तान के लिए सबसे घातक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात एक ऐसी प्लानिंग की जिसके जरिए अंतरिक्ष में नक्षत्र संसार रचने की तैयारी है, जिसे अंजाम देने वाली है भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो। 23 अक्टूबर को इसरो का सबसे भारी रॉकेट JSLV Mk3 करीब 36 सैटेलाइट के साथ उड़ान भरने वाला है और इतिहास भी रचने वाला है। इसरो ये मिशन सैटेलाइट संचार कंपनी OneWeb के साथ कर रहा है। इसरो का JSLV Mk3 के साथ ये पहला कमर्शियल मिशन है, जो आने वाले दिनों में स्पेस में नई कहानियां गढ़ेगा। अंतरिक्ष में नक्षत्रों का संसार बनाने की चल रही है इसरो की तैयारी। इसरो का सबसे भारी रॉकेट 36 सैटेलाइट के साथ उड़ान भरने को तैयार है और इतिहास रचने की ओर अग्रसर है। जी हां, स्पेक्ट्रम के बाद अब स्पेस में शुरू हो गई है कंपनियों की जंग और इसी के तहत विश्व में सबसे तेजी से इंटरनेट सुविधा सहित तमाम सैटेलाइट सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए यूके के ग्लोबल कम्युनिकेशन नेटवर्क OneWeb की मदद से इसरो 36 उपग्रह लॉन्च करने जा रहा है। इन 36 सैटेलाइट्स का लॉन्च 23 अक्टूबर को होगा। इन 36 सैटेलाइट्स के लॉन्च के लिए इसरो के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र पर तैयारियां चल रही हैं। ये सभी 36 सैटेलाइट्स इसरो के सबसे आधुनिक और सबसे भारी रॉकेट JSLV Mk3, जिसे अब LVM-3M2 के नाम से जाना जाता है, उसके जरिए प्रक्षेपित किए जाएंगे। दरअसल नेटवर्क OneWeb धरती की निचली कक्षा में 648 उपग्रहों का एक नक्षत्र तैयार कर रही है। कंपनी के पहले से ही 428 उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किए जा चुके हैं और वो अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, आर्कटिक क्षेत्र सहित भारत में अपनी हाई कनेक्टिविटी सेवाएं शुरू कर रही है। इसरो की इस लॉन्च के लिए तैयारी पूरी है। JSLV Mk3 के क्रायोजेनिक चरण और उपकरण रखने वाले खंड की असेंबलिंग पूरी की जा चुकी है। सभी 36 सैटेलाइट्स को यान में इनकैप्सुलेट कर दिया गया है और जांच की अंतिम प्रक्रिया चल रही है। ये जानना भी जरूरी है कि आखिर स्पेस में नक्षत्र तैयार करने वाले इस मिशन का फायदा क्या है। आखिर वो कौन से लाभ हैं जो इस मिशन के जरिए पाए जा सकते हैं, क्योंकि विशेषज्ञ इसे इसरो का एक अहम मिशन बता रहे हैं। इसरो के सैटेलाइट लॉन्च को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन सेंटर में मौजूद दर्शक दीर्घा से देखा जा सकता है। इसरो ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। जाहिर है OneWeb सीरीज के इन 36 उपग्रहों को JSLV Mk3 से लॉन्च करने का ये कमर्शियल मिशन अगर सफल हो जाता है तो नक्षत्र और सैटेलाइट्स के क्षेत्र में ये सबसे बड़ी क्रांति होगी और स्पेस में भारत की बुलंदी का परचम लहराएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। स्पेस में इसरो इतिहास रचने जा रहा है।
आज से 8 दिन बाद यानी 23 अक्टूबर को इसरो का सबसे भारी रॉकेट GSLV Mk3 36 सैटेलाइट्स के साथ अंतरिक्ष में उड़ान भरने जा रहा है। ये इसकी पहली कमर्शियल उड़ान होगी और अब तक इसरो ने कमर्शियल उड़ान के लिए PSLV का ही इस्तेमाल किया है। इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर क्यों इसरो ने इस उड़ान के लिए GSLV Mk3 को चुना है। स्पेस में नक्षत्र तैयार करने को लेकर प्रयोग करने जा रही भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने रॉकेट GSLV Mk3 को लेकर बड़ा ऐलान किया है। इसरो अपने सबसे भारी रॉकेट की पहली व्यावसायिक उड़ान को लॉन्च करने जा रहा है। इस क्रम में इसरो 23 अक्टूबर को श्रीहरिकोटा से सैटेलाइट संचार कंपनी OneWeb के साथ 36 सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए तैयार है। इन 36 सैटेलाइट्स के लॉन्च के साथ ही GSLV Mk3 ग्लोबल कमर्शियल लॉन्च सर्विस मार्केट में प्रवेश कर जाएगा। ये पहली बार है जब भारत के सबसे भारी रॉकेट को कमर्शियल प्रक्षेपण के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। दरअसल OneWeb ने इन उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए इसरो की कमर्शियल यूनिट न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी एनसेल के साथ करार किया है। GSLV Mk3 का ये पहला कमर्शियल मिशन है। अभी तक इसरो ने ऐसे कमर्शियल मिशन केवल PSLV से ही लॉन्च किए हैं। हालांकि PSLV की विश्वसनीयता को देखते हुए OneWeb मिशन के लिए उस पर भी विचार किया गया, लेकिन क्योंकि स्पेस में सैटेलाइट्स की सीरीज स्थापित करनी है, इसलिए एक साथ ज्यादा से ज्यादा सैटेलाइट्स को लॉन्च करना होगा। GSLV Mk3 से पृथ्वी की निचली कक्षा में करीब 600 किलोमीटर तक 8000 किलोग्राम वजनी उपग्रहों को लॉन्च किया जा सकता है। OneWeb सीरीज के इन 36 उपग्रहों का औसतन वजन 125 से 150 किलोग्राम है। इसीलिए GSLV Mk3 से एक साथ OneWeb के ये 36 उपग्रह आसानी से लॉन्च होंगे, जबकि PSLV से इन 36 उपग्रहों को लॉन्च करने में कई मिशन लग सकते हैं। यही वजह है कि इसरो ने इस कमर्शियल मिशन के लिए GSLV Mk3 को चुना, ताकि मिशन आसानी से सफल हो सके। तो ये पहली बार होगा जब भारत के वर्कहॉर्स पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV के अलावा किसी दूसरे भारी और अत्याधुनिक रॉकेट का इस्तेमाल कमर्शियल लॉन्च करने के लिए किया जा रहा है। जाहिर है, अगर ये मिशन सफल हो जाता है तो भविष्य में GSLV Mk3 की कमर्शियल मिशन के लिए विश्वसनीयता और साख बढ़ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आजादी के बाद से अब तक भारत ने अंतरिक्ष का सफर शानदार तरीके से तय किया है। साइकिल व बैलगाड़ी से शुरू हुई हमारी अंतरिक्ष की यात्रा मंगल और चांद तक पहुंच गई है। आज भारत मानव को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है, लेकिन ये यात्रा इतनी आसान भी नहीं थी। वो साल 1962 का था जब भारत ने अंतरिक्ष का सफर करने की घड़ी लाई। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति यानी कि इनकोस्फेयर की स्थापना की। साल 1969 में इस इनकोस्फेयर ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का रूप धारण कर लिया। वर्तमान में इसरो दुनिया की 6 सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसियों में शुमार है। चलिए आपको जानकारी देते हैं इसरो के भावी मिशनों की। 3, 2, 1, 0, +1, +2, ignited 18.6 seconds and C25 ignition has been confirmed. अंतरिक्ष में हिंदुस्तान सबसे ऊंची उड़ान भरने का मादा रखता है और इसे वो आर्यभट्ट से चंद्रयान तक की अपनी विकास यात्रा से दुनिया में स्थापित कर चुका है कि स्पेस में भी हम हैं। वो 19 अप्रैल 1975 का दिन था जब भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट रूस के प्रक्षेपण केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर अंतरिक्ष की दुनिया में अपना नाम दर्ज कराया था। हालांकि ये एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट था, लेकिन इसी उपग्रह ने भारत के सुनहरे भविष्य के लिए नींव तैयार की थी। आर्यभट्ट की लॉन्चिंग इसरो के लिए बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उस समय न तो भारतीय वैज्ञानिकों के पास आधारभूत सुविधाएं थी और न पर्याप्त संसाधन। लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों के जज्बे के आगे ये मुश्किलें छोटी हो गई और इसरो सफलता के आसमान पर उड़ चला। चंद्रयान 1 और मंगलयान ने अंतरिक्ष में इसरो और भारत की सफलता के झंडे गाड़े।
भारत ने चंद्र मिशन के लिए चंद्रयान 2 को भी रवाना किया था, मगर मिशन नाकामयाब रहा। हालांकि देश ने इसे इसरो की उपलब्धि के तौर पर ही देखा। आज भारत अपने ही नहीं बल्कि बड़ी संख्या में दूसरे देशों के उपग्रहों का भी प्रक्षेपण कर रहा है। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि साल 1999 से अब तक इसरो ने अपनी कमर्शियल ब्रांच के जरिए PSLV से 34 देशों के 345 विदेशी सैटेलाइट्स का प्रक्षेपण करने में सफलता हासिल की है। भविष्य में इसरो के मिशन और प्रोजेक्ट्स की बात करें तो इसरो सूर्य का अध्ययन करने वाले पहले भारतीय मिशन आदित्य L1 को प्रक्षेपित करने की योजना पर काम कर रहा है। आदित्य L1 सूर्य का नजदीक से निरीक्षण कर कई अलग अलग तरह की जानकारियां जुटाने का प्रयास करेगा। साल 2030 तक भारत की अंतरिक्ष में अपनी अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की भी योजना है। इसके साथ ही पहले मानव मिशन गगनयान को भेजने की तैयारी जोरों पर है। गगनयान की उड़ान 3 चरणों में होगी। इसके लिए गगनयान 1, गगनयान 2 और गगनयान 3 मिशन लॉन्च किया जाएगा। गगनयान 3 यानी पहले चालक दल वाला गगनयान मिशन 2023 में लॉन्च किया जाएगा। शुक्रयान 1 भी इसरो की एक योजनाबद्ध मिशन है। इसका उद्देश्य शुक्र की सतह और वातावरण का अध्ययन करना है। मंगलयान 2 या मार्स ऑर्बिटर मिशन 2 इसरो का ग्रह के बीच का दूसरा मिशन है। इसके 2025 में लॉन्च होने की उम्मीद है। चंद्रयान 2 से मिली सीख और विशेषज्ञों के दिए गए सुझावों के आधार पर चंद्रयान 3 पर भी काम जारी है। 3, 2, 1, 0। आज की तारीख में इसरो 18,000 से ज्यादा वर्क फोर्स के साथ अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी नित नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आए दिन अपने ही बनाए रिकॉर्ड को तोड़ता इसरो अंतरिक्ष में हर रोज नई इबारत लिखता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।